स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। तो 1 सितंबर की रात को तकरीबन 12:30 बजे आई वॉज अटैक्ड बाय अ वायलेंट मॉब ऑफ 20-30 पीपल। दिस हैपेंड लास्ट मंथ, पिछले महीने सितंबर में। ये लोग रात को डंडे लेके निकले थे। दे वर आउट टू किल ऑल द डॉग्स, जो भी सोते हुए डॉग्स थे उनको मारने के लिए निकले थे। तो आई ट्राई टू सेव देम, तो मैं बीच में कूदा तो द एंटायर मॉब अटैक्ड मी। मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए गए थे बट समहाउ आई एस्केप्ड। पुलिस आ गई थी वहाँ पे टाइम पे। अगर पुलिस नहीं आई होती तो शायद मैं आज यहाँ पे बैठा भी नहीं होता आपके पास। ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई बट आज बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक दिस थिंग लीगल। मुझे अब बिकॉज आई वॉन्ट जस्टिस फॉर माई सेल्फ, द ह्यूमिलिएशन दैट आई वेंट थ्रू दैट नाइट फॉर स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से कुछ लोगों को डॉग्स अच्छे लगते होंगे, कुछ को नहीं लगते होंगे, बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट फॉर स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट। अगर मेरे सामने कल को किसी इंसान के साथ भी ऐसा हो रहा होगा तब भी मैं कूदूंगा बीच में, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम। So I am just requesting you guys कि please help me with this and thank you everybody जिन्होंने मुझे donate किया था पहले and I'm extremely grateful to you and again I'm making this request, this appeal for donation because this time whatever funds I raise from this donation I'm going to use it to fight a legal case against these people। मुझे इनको legally लड़ना है, मुझे इनसे, क्योंकि मुझे justice चाहिए अपने लिए भी। जो humiliation हुआ है उसकी वजह से भी, जो injustice हुआ है उसकी वजह से भी, उसके लिए भी मुझे I want to just take them to task, take them to court for this। So I am asking my entire Bhayogenos community, my entire family, extended family, you guys, because I don't have anybody else, right, except for you people। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ whatever you can please donate so that कि मेरे पास तब फंड इकट्ठा हो जाए कि आई कैन एक्चुअली गो टू कोर्ट एंड फाइल दिस केस, बिकॉज मुझे ये केस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑलरेडी पुलिस पे कंप्लेंट कर रखी है बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन टिल नाउ। तो आई नीड टू गो टू कोर्ट टू गेट एन FIR रजिस्टर्ड टू ब्रिंग दिस पीपल टू टास्क एंड टू इंश्योर कि सोसाइटी में इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं हो। एंड दैट्स इट। मेरे को आप लोगों से यही बोलना था। तो मैं अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने भाईजोन्स कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि UPI आ रहा होगा स्क्रीन पर, आपसे जो हो सके वट एवर यू कैन स्पेयर, प्लीज़ डोनेट, प्लीज़ हेल्प मी फाइट दिस केस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे पुनः जोड़ो, एक गंभीर आदेश देने वाली आवाज गूंजी। इसे सही करो। सदियों पहले एक ऐसी प्रयोगशाला में जहां दीवारों पर तांबे की यंत्रों के साथ साथ इंसानी हड्डियां भी टंगी थी, हवा में जले हुए मांस की तीखी गंध थी। फर्श पर बने एक जटिल से चक्र के बीच वो बैठा था, वैद्य। उसके सामने एक पत्थर की वेदी पर वो चीज रखी थी, एक बंदर का पंजा जो किसी अजीब पोरस मेटेरॉइड जैसी मटेरियल का बना था, घने काले रंग का, जो रोशनी को भी पी जाता था। वैद्य के बाजू पर एक गहरा बहता हुआ घाव था। उसकी नजरें पंजे पर थीं और उसकी आवाज में एक सदियों पुराना जुनून था। पंजा धीरे से कांपा। प्रयोगशाला के कोने में पिंजरे में बंद एक खरगोश अचानक से चीखने लगा। उसकी छोटी सी देह एक झटके में अट गई। उसका मांस पिघल रहा था। एक गाढ़ा लाल जीवित सा पदार्थ उसकी हड्डियों से अलग होकर पिंजरे की सलाखों से बहता हुआ फर्श पर रेंगने लगा। वो रेंगता हुआ पदार्थ सीधा वैद्य के घाव की तरफ बढ़ा और उसके फटे हुए मांस को ऐसे बुनने लगा जैसे लाखों छोटे छोटे हाथ काम पर लगे हों। एक पल में घाव भर गया। वहां कोई निशान तक नहीं था। पिंजरे में अब सिर्फ कुछ हड्डियां और खून से सने सफेद बाल बचे थे। वैद्य के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मैंने कर दिखाया।
वो छत की तरफ देखकर चीखा, मैंने मौत को हरा दिया। मैंने जीवन को अपने वश में कर लिया। अब मुझे अमर कर दो। मेरे इस जिस्म को एक नया, एक संपूर्ण रूप दो। उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। पंजा एक हल्की हरी रोशनी से घिर गया और धीरे धीरे जागने लगा, और वैद्य की जीत की हंसी एक घुटी हुई दर्दनाक चीख में बदल गई। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये एक आक्रमण था। उसके जिस्म के अंदर, उसके खून के सेल्स के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। उसका इंसानी अस्तित्व उस नापाक शक्ति के सामने हार रहा था, जो पंजे ने उसके खून के जरिए उसके रूह में उतार दी थी। उसकी हड्डियां टूटकर एक नए अजीब ढांचे में जुड़ने लगी। उसकी त्वचा पिघलकर उसके नीचे से नए बेकार से अंग निकलने लगे। वो किसी शैतान के वश में नहीं था। वो एक अजीब बायोलॉजिकल मिश्रण बन चुका था, एक जिंदा और होशमंद कैंसर जो बेरोक टोक बढ़ रहा था। अपने होश खोने से ठीक पहले, जब उसका दिमाग उस अनजानी ताकत के आगे हार मान रहा था, तब वैद्य नहीं, उसके अंदर छिपा इंसान जागा। अपनी पूरी ताकत से उसने उस पंजे को पकड़ा। उसने उसे प्रयोगशाला के सबसे अंधेरे कोने में फेंक दिया। प्रयोगशाला के उस अंधेरे कोने में अब वो पंजा पड़ा था, धीरे धीरे शांत, जैसे वो हमेशा से वहीं था। उसका पहला एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था और अब वो इंतजार कर रहा था। 1958 प्रेजेंट डे कोलकाता। डॉक्टर अरिंदम कौल की दुनिया अंकों और आंकड़ों से बनी थी। माइक्रोस्कोप के लेंस से दिखने वाली सेल्स, टेस्ट ट्यूब में रंग बदलते केमिकल, हर चीज़ के अस्तित्व का एक लॉजिकल कारण था। 1958 के कोलकाता में वो विज्ञान का एक नया चेहरा थे। एक ऐसा इंसान जो पुरानी अंधविश्वासी बातों पर नहीं बल्कि लॉजिक और ठोस सबूतों पर यकीन करता था। लेकिन उसके घर की दहलीज के पार तर्क के सारे नियम दम तोड़ चुके थे। उसका घर एक घर नहीं, एक अस्पताल था। हवा में दवाइयों और एंटीसेप्टिक की गंध घुली रहती थी और घर के सबसे रोशन कमरे में उसकी दुनिया का अंधेरा बसता था। उसकी 8 साल की बेटी ईरा एक हाईटेक हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। उसके छोटे से जिस्म पर कई तारे लगी हुई थी। वो सिंड्रोम के से पीड़ित थी, एक ऐसी बीमारी जिसका जिक्र मेडिकल किताबों में भी नहीं आता। एक ऐसी बीमारी जो उसके शरीर की हर सेल को धीरे धीरे खा रही थी। उसकी बेटी, उसकी दुनिया एक जिंदा सांस लेती हुई लाश थी। शाम का वक्त था और इंदु अपनी स्टडी में बैठा था, मेडिकल जर्नल्स के पन्नों में खोया हुआ। कमरे में उसकी पत्नी सुनीता दबे पांव दाखिल हुई। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें बुझी हुई थी। अरिंदम, डॉक्टर बैनर्जी आए थे। और इंदम ने किताब से नजरें नहीं हटाई। उसका पूरा ध्यान उस पर लिखे शब्दों पर था, जैसे उन्हीं पन्नों में उसे कोई चमत्कार छुपा मिल गया हो। क्या कहा डॉक्टर बैनर्जी ने? कोई नई रिपोर्ट? वही जो हमेशा कहते रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता अब क्या करना चाहिए। बस यही कह रहे थे, अब हमें सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। ये सुनते ही औरिंदम के हाथ में पकड़ा पेन रुक गया। उसने जर्नल को जोर से बंद किया। ऊपर वाला? कौन ऊपर वाला सुनीता? मैं यहाँ दिन रात एक करके इसका लॉजिक ढूंढ रहा हूँ और वो हमें प्रार्थना करने को कह रहे हैं। हर चीज का एक बायोलॉजिकल कारण होता है। देयर हैज टू बी अ रीजन। वो तकलीफ में है अरिंदम। उसकी सांसें हर दिन और धीमी होती जा रही है। मैं देख नहीं सकती अब ऐसे उसे। और इंदम अपनी कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। वो एक पिंजरे में बंद शेर जैसा लग रहा था, एक ऐसा वैज्ञानिक जो अपनी ही बेटी की बीमारी के आगे हार गया था। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ सुनीता। मैं एक नई रिसर्च पर काम कर रहा हूँ।
सेलुलर रीजनरेशन। शायद इससे कुछ हो। पर कब तक अरिंदम, कब तक? हमारे पास कितना ही वक्त है अब। सुनीता के इस सवाल का अरिंदम के पास कोई जवाब नहीं था। विज्ञान जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, आज उसके सामने मौन खड़ा था। उस रात अरिंदम अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। अस्पताल के बेड पर ईरा का छोटा सा शरीर शांत था। उसकी सांसों की आवाज़ के साथ मशीन्स की बीप की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। वो एक पिता था जो हार चुका था, एक साइंटिस्ट था जिसके सारे अनुमान गलत साबित हो चुके थे। और जब इंसान हर जगह से हार जाता है, तब वो उन रास्तों पर चलने के लिए भी तैयार हो जाता है जिन्हें उसने हमेशा गलत समझा था। हफ्ते बीत गए, हर दिन एक जैसा था। सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती और रात नाकामी के अंधेरे में खत्म होती। और अरिंदम का लैब अब उसकी शरण नहीं, बल्कि उसकी हार का सबूत बन गया था। एक दिन अपने एक पुराने सहयोगी के जरिए उसे एक नाम मिला, मिस्टर दत्तो। एक ऐसा वैज्ञानिक जो अनसाइंटिफिक तरीकों से लोगों का इलाज करने में भी दिलचस्पी रखता था। प्राचीन ग्रंथों और आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना और उसे लोगों पर उपयोग करना, इन सब की वजह से उसे मेडिकल कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया। कलकत्ता की एक पुरानी भीड़ भाड़ वाली गली में एक छोटी सी दुकान थी। बाहर कोई बोर्ड नहीं था। और अरिंदम झिझकते हुए अंदर दाखिल हुआ। हवा में धूल, पुरानी लकड़ी और कपूर की एक अजीब सी महक थी। अंदर हर तरफ अजीब व गरीब चीजें रखी थी। पुराने हाथ से लिखे ग्रंथ, कांच के मर्तबान में रखे जीव और दीवारों पर अजीब से चित्र। एक डेस्क के पीछे एक दुबला पतला सफ़ेद बालों वाला आदमी बैठा था, मिस्टर दत्तो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। वेलकम डॉक्टर अरिंदम कौल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप कभी आएंगे। उसने कभी दत्तो जैसे लोगों को अहमियत नहीं दी थी। और अरिंदम ने नजरें झुकाई और काफ़ी हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर दत्ता, मैं एक ऐसी चीज़ की तलाश में हूँ, एक ऐसी चीज़ जो विज्ञान के दायरे से बाहर हो। डॉक्टर दत्तो धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। वो उठा और दुकान के पिछले हिस्से में चला गया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ बॉक्स था। शायद ये आपके किसी काम आ सके। ये उन चीज़ों में से है जिनका अस्तित्व विज्ञान न करता है, पर हमारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर। उसने बॉक्स अरिंदम के सामने रखा। अरिंदम ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक काले मखमली कपड़े पर वो पंजा रखा था। उसको देखते ही अरिंदम को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। ये क्या है? पुराने लोग इसे रक्त लेखा कहते हैं, खून से लिखने वाला। कहते हैं ये हर मनोकामना पूरी करता है। लेकिन हर चीज की कीमत होती है डॉक्टर कौल, खासकर उन चीजों की जो बेशकीमती होती हैं। और अरिंदम ने बॉक्स बंद कर दिया। उसका दिमाग उसे वहां से भागने को कह रहा था, लेकिन उसके दिल में बैठी उम्मीद उसे रोक रही थी। उस रात अरिंदम अपने लैब में था। बाहर की दुनिया सो रही थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके अंदर का साइंटिस्ट उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने बॉक्स खोला, उसमें बैठे पंजे को थोड़ा खुरचा और उसे माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखा। वो क्या देखने की उम्मीद कर रहा था, उसे खुद नहीं पता था। शायद कोई अनजाना फॉसिल या कोई अजीब मिनरल, लेकिन जो उसने देखा उसके लिए वो कतई तैयार नहीं था। माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे वो टुकड़े बेजान नहीं थे, वो सो रहे थे। उनकी बनावट आधी ऑर्गेनिक और आधी क्रिस्टलाइन थी। एक ऐसी बनावट जो इस धरती की तो हो ही नहीं सकती थी। वो किसी भी जानी मानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होते थे। फिर उसने वो किया जो उसके अंदर का साइंटिस्ट उसे करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने एक सुई से अपनी उंगली छेदी और अपने खून की एक बूंद
उस स्लाइड पर रखे टुकड़ों पर टपका दी। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर वो अंजाम हुआ जिसने अरिंदम के विज्ञान के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। वो सोए हुए अस्तित्व जाग उठे। एक झटके में उन्होंने अरिंदम की लाल रक्त सेल्स पर हमला बोल दिया। उन्होंने उन्हें चीरा, उनके अंदर घुस गए और उनके डीएनए को एक नए अजीब बीमार से रूप में बदल दिया। वो अपनी आंखों के सामने एक माइक्रोस्कोपिक हिंसा से भरा आक्रमण देख रहा था। वो तेजी से माइक्रोस्कोप से पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। ये इलाज नहीं था, ये एक इन्फेक्शन था, एक प्रेडेटर, पर यह शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली। और उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। अरिंदम अपने लैब में जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में वो पंजा था। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। विज्ञान चीख चीख कर उसे रोक रहा था, लेकिन एक पिता का दिल हर तर्क को नकार रहा था। वो जानता था ये जहर है, पर क्या पता यही जहर उसकी बेटी के लिए अमृत बन जाए। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सुनीता वहां खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अरिंदम, जल्दी चलो, ईरा उसकी सांसें रुक रही हैं। वो एक पल था जहां वक्त ठहर गया। अरिंदम के लिए उसकी दुनिया, उसका विज्ञान, उसका अस्तित्व सब उस एक लंबी सीधी बीप की आवाज में सिमट गया था। वो उठा। उसके चेहरे पर अब कोई दुविधा नहीं थी, सिर्फ एक ठोस संगीन इरादा था। वो तेजी से ईरा के कमरे की तरफ भागा। ईरा का चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थी। वो शांत थी, बेहद शांत। सुनीता उसके पास बैठी रो रही थी। बाहर जाओ सुनीता, मैंने कहा बाहर जाओ। ना आओ। सुनीता डर कर पीछे हटी और कमरे से बाहर चली गई। अरिंदम ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो अपनी बेटी के बिस्तर के पास घुटनों पर बैठ गया। उसने ईरा का ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ में उस नापाक पंजे को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने एक सौदा किया। मैं नहीं जानता कि तुम क्या हो, पर अगर तुम में जरा सी भी शक्ति है तो ले लो। जो चाहिए मुझसे ले लो, पर उसे लौटा दो। आई विश माई डॉटर्स बॉडी वॉज होल एंड हेल्थी। पंजे की सूखी हुई उंगलियां एक एक करके अरिंदम की मुट्ठी में बंद हो गई। एक पल के लिए कमरे में एक गहरी भयानक शांति छा गई और फिर कीमत वसूलने का सिलसिला शुरू हुआ। अरिंदम की पीठ में एक तेज जला देने वाला दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म के अंदर उसकी चमड़ी के नीचे एक गर्म लोहे का हुक डालकर खींचा। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। उसकी पीठ पर उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा था। उसकी चमड़ी के नीचे उसका मांस एक जगह इकट्ठा हो रहा था, एक गांठ की तरह सख्त होता और फिर एक अजीब गीले फटने की आवाज के साथ वहां से गायब हो जाता, जैसे उसके जिस्म का वो हिस्सा वजूद से ही मिटा दिया गया। उसी पल ईरा के बेड के पास रखा हार्ट मॉनिटर, जो कब से शांत था, अचानक एक हल्की सी बीप के साथ जाग उठा। अरिंदम के मुंह से खून की धार बहने लगी। उसके पेट में एक ऐसी ऐंठन उठी जैसे उसके अंगों को कोई अंदर से नोच रहा हो। उसने महसूस किया, उसने अपने लिवर का एक हिस्सा होते हुए महसूस किया। वो अस्तित्व में था और अगले ही पल वो वहाँ नहीं था। मॉनिटर पर ईरा के दिल की धड़कनों की लकीर अब धीरे धीरे पर लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। अरिंदम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियों के अंदर एक ऐसी पीड़ा थी जैसे कोई उन्हें अंदर से खुरच रहा हो। उसका बोन मैरो, उसकी जिंदगी का स्रोत उसके जिस्म से छीना जा रहा था। दरवाजे के बाहर सुनीता ने अचानक ईरा की आवाज़ सुनी, एक बहुत ही कमज़ोर हल्की सी आवाज़। सुनीता दरवाज़ा पीटने लगी। अंदर अरिंदम बेहोश हो चुका था। उसका जिस्म ठंडा और कमज़ोर था। पीठ और पेट पर जहाँ से उसका मांस और अंग छीने गए थे, वहाँ अजीब ज्योमेट्रिक केलॉइड निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसकी त्वचा पर एक बायोलॉजिकल सर्किट बना दिया हो।
ईरा की आंखें खुली थी। उसके चेहरे का नीला रंग जा चुका था। उसकी सांसें अब गहरी और स्थिर थी। पंजे ने अपना काम कर दिया था। उसने एक पिता की मनोकामना पूरी कर दी थी और एक जीवन दान के बदले में दूसरी जान अपने कब्जे में कर अपनी मालिकी का निशान छोड़ दिया था। 1 साल बीत गया और इंदम के घर में अब मशीन्स की बीप नहीं बल्कि ईरा की हंसी गूंजती थी। वो अब एक स्वस्थ, खुश मिजाज 9 साल की बच्ची थी। उसका चमत्कारी रूप से ठीक होना मेडिकल कम्युनिटी में एक चर्चा का विषय बन गया था, पर औरिंदम ने इसे ईश्वर का चमत्कार कहकर सबकी जबान बंद कर दी थी। लेकिन औरिंदम बदल गया था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। वो अक्सर अकेले में बैठकर अपनी पीठ और पेट पर बने उन अजीब निशानों को छूता रहता। उसकी त्वचा के नीचे उसे कभी कभी एक हल्की सी वाइब्रेशनल हम महसूस होती। पंजा एक बंद बॉक्स में था। उसके स्टडी की अलमारी में बंद था, पर वो जानता था वो अभी भी उसके साथ था। ईरा के 9वें जन्मदिन पर उनके घर एक मेहमान आया जिसे देखकर औरिंदम के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर शर्मा, एक जाना माना फिजिशियन और औरिंदम का पुराना सहयोगी। वो हमेशा से ईरा के केस में दिलचस्पी रखता था। औरिंदम, बताइयो, मैंने सुना ईरा बिल्कुल ठीक है। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। शुक्रिया, पर जैसे तुम देख रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शर्मा ने ईरा को देखा जो गार्डन में खेल रही थी। फिर उसने औरिंदम को देखा। उसकी आंखों में एक साइंटिस्ट की जिज्ञासा थी। इम्पॉसिबल। औरिंदम, सिंड्रोम के एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। उसका अचानक बिना किसी इलाज के यूं ठीक हो जाना इट्स अ मेडिकल एनोमली। मैं इस पर एक रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ। ईरा को ऑब्जर्व करना होगा। वो हो सकता है इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। औरिंदम के अंदर का लहू उबल पड़ा। उसकी बेटी, उसका चमत्कार, कोई उसे एक रिसर्च का विषय नहीं बना सकता था। नहीं, वो मेरी बेटी है, कोई लैब का चूहा नहीं। केस बंद हो चुका है। मैं समझता हूँ औरिंदम, पर तुम भी तो एक साइंटिस्ट हो। तुम जानते हो कितना ज़रूरी है। अगर तुम नहीं माने तो मुझे मेडिकल काउंसिल से कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा। ये अब सिर्फ तुम्हारा पारिवारिक मामला नहीं है। उस शाम औरिंदम अपनी स्टडी में बैठा था। उसके हाथ में डॉक्टर शर्मा का लेटर था जिसमें ऑफिशियल जांच की बात लिखी थी। उसका दिमाग फट रहा था। वो सब कुछ खो देगा। उसकी बेटी को उससे छीन लिया जाएगा। उसकी जांच होगी। उसके खून, उसके टिश्यू, उसके अंग, वो उनके जिस्म के अंदर की अनियमितताओं को ढूंढ निकालेंगे। वो समझ नहीं पाएंगे कि ईरा का जिस्म ठीक कैसे हुआ, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर जान जाएंगे कि उसके अंदर कुछ असामान्य हुआ है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। और फिर औरिंदम पर सवालों की बौछार हो जाएगी। उस रात का राज भले ही वो उसे समझा ना पाए, पर उसकी परछाई उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। उसने फोन उठाया और डॉक्टर शर्मा का नंबर मिलाया। उसकी आवाज में अब न गुस्सा था न डर, सिर्फ एक ठंडी षड्यंत्रकारी मुस्कान थी। हेलो शर्मा। हाँ, औरिंदम बोल रहा हूँ। तुम सही थे, मैं गलत था। एक काम करो, क्यों ना तुम आज रात डिनर पर आ जाओ। हाँ, हम 2 साइंटिस्ट की तरह इस मामले को सुलझाते हैं। मैं सारी फाइल्स तैयार रखता हूँ। उस रात जब डॉक्टर शर्मा औरिंदम के घर आए, माहौल बहुत अजीब था। औरिंदम ने ड्राइंग रूम के साइड टेबल पर उस मखमली बॉक्स को जानबूझकर आधा खुला छोड़ दिया था जिसमें वो पंजा रखा था। ग्रेट, आखिर तुम मान ही गए। मुझे खुशी है कि तुमने सही फैसला लिया। ये लो, जस्ट द वे यू लाइक इट, ऑन द रॉक्स। ऐसा है शर्मा, मैं भी एक साइंटिस्ट हूं, पर एक पिता भी।
कभी कभी दोनों के बीच फैसला करना मुश्किल हो जाता है, पर तुम सही हो। इस चमत्कार को दुनिया से छुपाना गलत होगा। बातचीत के दौरान औरिंदम ने बात को विज्ञान की सीमाओं की तरफ मोड़ दिया। विज्ञान हर चीज नहीं समझ सकता शर्मा, जैसे वो देखो, एक पुरानी खानदानी चीज है, इसकी बनावट, इसका मटेरियल आज तक समझ नहीं पाया। कहते हैं ये इंसानों के एहसास, डर और इच्छाओं पर हावी हो जाता है। शर्मा ने उस पंजे को देखा। एक साइंटिस्ट का अहंकार जाग उठा। अरे बकवास है, अंधविश्वास। शायद, पर इसे छू कर तो देखो, इसका स्पर्श अजीब है, जैसे जिंदा हो। शर्मा उठा और उस बॉक्स के पास गया। उसने झिझकते हुए उस काले अजीब से पंजे पर अपनी उंगलियां फेरी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने हल्की सी झंझनाहट महसूस की। है तो अजीब, पर इससे कुछ नहीं होता। उसी पल जब शर्मा की उंगलियां पंजे पर थी और इंदम ने अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग में नफरत का एक तूफान उठा। एक खामोश पर उतनी हिंसा से भरी इच्छा, सड़ जाए वो अंदर से, खत्म हो जाए, मेक हिम रॉट फ्रॉम विद इन। शर्मा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरे अरिंदम, ये सब छोड़ो यार, तुम फाइल्स दिखाओ। और अरिंदम के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान आ गई। वो उठा और अपनी स्टडी की तरफ बढ़ा। फाइल्स? हाँ ज़रूर, लेकिन शर्मा, जिंदगी सिर्फ कागज़ों पर नहीं चलती है, कुछ सच जिस्म पर लिखे जाते हैं। शर्मा उसकी बात समझ नहीं पाया। वह वहीं खड़ा इंतज़ार करता रहा। और इंदम अपनी स्टडी से लौटा और उसके हाथ में फाइल्स नहीं, बल्कि एक पुराना धूल भरा बाइंडर था। ये देखो, सेलुलर डीके पर मेरी सालों की रिसर्च सब बेकार गई। शर्मा ने बाइंडर खोला। उसमें वही पुराने बेकार हो चुके नोट्स थे। वो गुस्से से अरिंदम की तरफ पलटा। ये क्या मजाक है अरिंदम? मैंने तुमसे ईरा की फाइल्स मांगी थी। मजाक? नहीं शर्मा, ये तो बस शुरुआत है। असली रिसर्च तो अब तुम्हारे अंदर शुरू होगी। शर्मा को अचानक अपने पेट में एक हल्की सी ऐंठन महसूस हुई। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम पागल हो गए हो, मैं जा रहा हूं, काउंसिल को मैं खुद ही रिपोर्ट कर दूंगा। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा और इंदम ने उसे रोका नहीं। वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर अब नफरत नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट की जिज्ञासा थी जो अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजे का इंतजार कर रहा हो। गुड बाय डॉक्टर शर्मा। अगले दिन अखबार के तीसरे पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपी। जाने माने फिजिशियन डॉक्टर शर्मा की अचानक मौत का कारण एक अनजाना तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन बताया जा रहा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार उनके जिस्म के सारे अंदरूनी अंग एक अजीब तरह से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से 24 घंटे के अंदर ही पूरा पिघल गया। मेडिकल साइंस के इतिहास में ऐसा अजीब मामला पहले कभी नहीं देखा गया। और इंदम ने अखबार को फोल्ड करके साइड में रख दिया। उसने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर न पछतावा, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। समय एक बहते हुए दरिया की तरह होता है जो हर घाव, हर निशान को अपने साथ बहा ले जाता है, या कम से कम हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं। साल था 1970। 15 साल बीत चुके थे और इंदम कौल अब कोलकाता के सबसे माने हुए बायोलॉजिस्ट में से एक था। उसका काम सेलुलर रीजेनरेशन पर था। आयरॉनिकल, पर दुनिया उसके अतीत के राजों से अनजान थी। वो अब एक खामोश, अलग थलग रहने वाला इंसान बन चुका था। सुनीता, उसकी पत्नी, इस खामोशी में जीना सीख चुकी थी। वो जानती थी कि अरिंदम ने उस रात क्या किया था, पर वो इस सच के साथ जीने के अलावा और कर भी कह सकती थी। और ईरा अब 23 साल की एक खूबसूरत जिंदा दिल लड़की थी। उसने यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में टॉप किया था। उसकी जिंदगी एक चमत्कार थी जिसे सब जानते थे, पर कोई समझता नहीं था। वो अपने पिता से प्यार करती थी, पर उनके और अपने बीच की उस अनदेखी दीवार से अनजान थी। आज उनके घर में एक छोटा सा उत्सव था। ईरा की शादी रोहन से तय हो गई थी। रोहन एक खुश मिजाज, सीधा साधा लड़का था जो ईरा से बेहद प्यार करता था। अंकल, मैं जानता हूं कि ईरा आपकी दुनिया है। मैं बस उस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूं और
और आपसे वादा करता हूँ कि उसकी हर खुशी का ख्याल रखूँगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। औरिंदम जो अब तक एक कोने में शांत बैठा था, उसने बस हल्का सा सर हिलाया। उसकी आंखों में न खुशी थी न दुख, बस एक अजीब सा गहरा खालीपन था। डॉक्टर शर्मा की मौत की कीमत पंजे ने उसके जिस्म से नहीं, उसकी रूह से वसूली थी। उसने उससे खुश होने की या गहरा दुख महसूस करने की क्षमता ही छीन ली थी। सुनीता ने उसके इस अजीब बर्ताव से अनजान माहौल को संभाला। रोहन बेटा, तुम हमारे लिए बेटे जैसे हो। ईरा बहुत खुशकिस्मत है। शाम ढल रही थी। ईरा और रोहन गार्डन में टहल रहे थे। उनकी हंसी की आवाजें घर के अंदर आ रही थी और इंदम उन्हें खिड़की से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आप खुश नहीं हैं अरिंदम? खुशी एक बहुत ही टेम्परेरी एहसास है सुनीता। ईरा को देखिए, कितनी खुश है आज। सब कुछ पीछे छूट गया। हमने एक नई शुरुआत की है। और इंदम धीरे से पलटा। उसकी आंखों में एक ऐसी थकान थी जो सदियों पुरानी लगती थी। कुछ भी पीछे नहीं छूटता सुनीता। अतीत एक परछाई की तरह होता है। तुम जितना भी आगे बढ़ो, वो तुम्हारे साथ चलता है। कुछ महीनों बाद ईरा और रोहन की शादी हो गई। एक छोटा सा सिंपल सा समारोह। और इंदम ने अपनी बेटी का कन्यादान किया, उसके हाथ में रोहन का हाथ देते हुए। शादी के कुछ महीनों बाद ईरा और रोहन एक खुशखबरी लेकर आए। माँ, बाबा, आप नाना नानी बनने वाले हैं। सुनीता ने खुशी से ईरा को गले लगा लिया। रोहन मुस्कुराता हुआ और इंदम के पास आशीर्वाद लेने आया। और इंदम के चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सा भाव आया, जैसे एक भूली हुई याद में दस्तक दी हो। पर उसने जल्द ही खुद को संभाला और एक हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। बधाई हो, बहुत 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 बधाई हो। रोहन और ईरा ने उसके पैर छुए और इंदम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पर उसकी नज़रें कहीं और थीं। वो खुश होने की कोशिश कर रहा था, पर उसके अंदर की वो जगह जहां एहसास पनपते थे, वो बरसों पहले ही सूख चुकी थी। उसे बस एक हल्का सा अनजाना सा बोझ महसूस हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। सब बिल्कुल नॉर्मल है बाबा, डॉक्टर ने कहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम दोनों ध्यान रखना अपना। उसने खुशी के उस माहौल में शामिल होने की पूरी कोशिश की, पर वो एक दर्शक की तरह खड़ा रहा। उसकी बेटी एक नए जीवन को जन्म देने वाली थी। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर उसे खुशी से झूम उठना चाहिए था, पर उसे बस अपने अंदर का वो शांत वाइब्रेशनल हम थोड़ा तेज होता हुआ महसूस हो रहा था। उसने इस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद ये बस उसके अतीत की परछाई है जो हर खुशी के मौके पर दस्तक दे जाती है। वो अनजान था कि ये परछाई नहीं, बल्कि एक नए भयानक अध्याय की शुरुआत थी। अगले एपिसोड में डॉक्टर, ईरा कैसी है? हमारा बच्चा? और इंदम, तुम एक बायोलॉजिस्ट हो। तुम्हें अंदर आकर ही खुद देखना होगा। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इट्स नॉट नेचुरल। हम हमेशा से यहीं थे डॉक्टर, देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हम जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। और इंदम, ईरा शी इज क्रिटिकल। उसके जिस्म के अंदर इंफेक्शन तेजी से फैल रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके अपने सेल्स ही उसके दुश्मन बन गए। हम उसे खो रहे हैं। वी आर लूजिंग हर।